हेलो 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 हेलो। आ रही आवाज? हम्म? हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आवाज सभी लोगों को आ रही है मेरी? है ना? तो आज से हम लोग YouTube पर हैं और टिल आपके एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक हम लोग YouTube पर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन बच्चे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केवल सिलेबस कंप्लीट करना ही आपका ये नहीं है कि भाई अब हमारा आउट ऑफ आउट स्कोर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में बोला गया था कि कोर्स करो और बटे में से बटे नंबर लेने के लिए। देखो, एग्जाम क्लियर करना, सिलेक्शन होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। केवल आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आप, मान लो आपका जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आप 15-16 क्वेश्चन लाओ, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और वो भी आज के दौर में, तो एक आध सब्जेक्ट को छोड़ दूं तो बाकी सब्जेक्ट में आपके नंबर आउट ऑफ आउट होने चाहिए। तो आज से हम लोग एक गोल्डन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 40 प्रैक्टिस सेट का टारगेट मैंने लिया है बच्चा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 40 प्रैक्टिस सेट में आपको मैं हर एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जितना भी पिछले 4 से 5 सालों में, जरूरी नहीं वो एसएससी जीडी में ही हो, वो आपके चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे आपके एसएससी जीडी का हो, चाहे फेज का क्वेश्चन हो, अलग अलग एग्जाम में जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इन 40 गोल्डन सेट में आपको कराने वाला हूं। पहली बात। दूसरी बात, आपको 1 से लेकर 40 तक के प्रैक्टिस सेट में बच्चा जुड़ना है। इन 40 प्रैक्टिस सेट के बाद हम कुछ और सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप इन 40 सेट को कर लेते हो तो आगे आने वाली सभी सीरीज जितनी भी मैं मैथ्स के लिए कराऊंगा, सब में आपका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब इन्हीं 40 प्रैक्टिस सेट का दिखने वाला है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अब क्वेश्चन नोट करना है, मैं अभी 2-4 मिनट आपके लूंगा, फिर मैं चीजें शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर क्वेश्चन नोट करना है फिर उसका सॉल्यूशन, नहीं। आपके पास एक रफ कॉपी और पेन होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूं कि भैया ये अच्छा सवाल है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और रख लेना, बाद में उसे नोट कर लेना। ठीक है? तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका सिलेबस अगले 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सिलेबस से भी। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं कहीं, बस जस्ट प्रैक्टिस करने आए हैं, मोस्ट वेलकम बच्चा। आपको अपने जो स्किल्स है उनको बेहतर करने का मौका इससे बेहतर नहीं मिलेगा। ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैथ्स की क्लास है, तो बाकी क्लास के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि आपके 4 प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे। देखो, आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा कि बटे में से बटे नंबर बहुत आ रहे हैं बच्चों के, है ना, कि आउट ऑफ आउट क्वेश्चन, और नॉर्मलाइजेशन के बाद तो 10-12-15 नंबर ऊपर भी चले जाए तो उसमें भी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। आपको भी उसी फाइट में रहना है। आपको अपनी मन पसंदीदा जॉब अगर चाहिए, देखो एसएससी जीडी में भी बहुत सारी जॉब होती है, सारी की सारी अच्छी है, नो डाउट। किसी की कुछ फेवरेट होती है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो आपको अगर अपने अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको चाहिए, तो भाई जी तोड़ मेहनत तो करनी होगी, और ये सही टाइम है जी तोड़ मेहनत करने का, जिस टाइम आपके एग्जाम में बैठने वाले लगभग 80% छात्र अभी सो रहे हैं। सो रहे हैं का मतलब है अभी वो एक्टिव नहीं है। आप उन 20-20% लोगों में हो जो एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। अब आप कितने दिन तक सीरियस रहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है ना? तो पहली क्लास 10 बजे आपकी मैथ्स की होगी, 11 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, 12 बजे जीएस का, और 2 बजे नीरज सर के साथ आप हिंदी करेंगे। केवल आपके 4 घंटे चाहिए, और 4 घंटे में आपका फुल टू रिवीजन यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है? क्लास की मैं बात करूं तो बच्चे, मैथ्स की जो क्लास है आपकी, वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी। ठीक है? मंडे टू फ्राइडे आपकी 5 दिन क्लास रहेगी, और बाकी सब्जेक्ट का टीचर्स आपको बता देंगे। सैटरडे संडे हम लोग ऑफ रखेंगे जब तक कि आपका जो ये सिलेबस वगैरह है, जो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, हम वीक में आपके मेहनत की होती है भाई। अभी फिलहाल के लिए हम लोग मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एक वीक में हम लोग 100 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे। ठीक है भाई? तो चलिए शुरुआत करते हैं
लेकर प्रभु का नाम। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बच्चे आपके एग्जाम में जो लेवल आता है एग्जाम का, मैं कोशिश करूंगा कि उस लेवल से तो कंपेयर करूं ही करूं, उससे एक लेवल ऊपर बना के चलूं आपका एग्जाम। अगर आपको ये सेट इजी लगेगा तो समझ लेना कि आपकी तैयारी अच्छी है, हार्ड लगेगा तो समझ लेना कि बहुत सारी चीजें आपको भी सीखनी है। ये मत डिसाइड करना कि ऐसा सेट करो प्रैक्टिस सेट, वैसा सेट करो, ये लेवल बढ़ाओ वो लेवल घटाओ। मैं अपने हिसाब से पूरी मेहनत करके आपके लिए सेट लेकर आऊंगा। हर तरह का क्वेश्चन आपको इन 40 प्रैक्टिस सेट में दिखने वाला है। आप जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या है। कह रहा है यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो उसका प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। सबसे पहले बच्चे क्या करना है, इस सवाल में हमें सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। सीपी फॉर क्रय मूल्य, एसपी फॉर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सवाल करे कि जो उसका क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 75% है। किसका 75% है, किसका बच्चा, विक्रय मूल्य का। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को अगर मैं 100 मान लूं तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 75%, यानी कि क्रय मूल्य को लिख दो 75। अब आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो ले लो भैया, 25 दिया 75 और 25 चौको 100। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। अब सवाल कह रहा है कि बताओ प्रॉफिट कितना है। भैया कोई चीज अगर मैं 3 रुपए में खरीदता हूं और मैं 4 रुपए में बेचता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया उस पर तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंट में निकालना है तो 1 बटा और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना होता है गुणा 100। तो आपका जवाब आएगा 33 सही 1/3%। कितना आएगा बच्चा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एक चीज और है कि जब ये सवाल करिए आप पहले तो, जब आपके 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आपको मैं इन 40 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा एक बुकलेट की फॉर्म में। वो मैं हर बार करता हूँ, हमेशा बच्चों को बहुत फायदा होता है उस चीज से, है ना। तो इन 40 प्रैक्टिस सेट जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं आपको 40 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो एक प्रैक्टिस सेट में हमारे 21 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन तो क्लास के और एक सवाल आपका होमवर्क का। तो 21 चौके 84 यानी कि लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो लगभग क्या आपके एग्जैक्ट 840 क्वेश्चन और विद आंसर की प्रोवाइड करूंगा। आप उनका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना, ठीक है भैया। बताइए इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा। तो फिर बोर्ड पीडीएफ ही अपलोड करा देंगे, है ना। हर प्रैक्टिस सेट की अगर आप कहोगे तो बोर्ड पीडीएफ अपलोड करा देंगे हम लोग। कह रहा है फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम बताना है। पहली संख्या क्या है, यहां से लेकर यहां तक, 2 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 13। फिर दूसरा है 2 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19। फिर है तीसरा ये। तो सबसे पहले क्या करना होता है बच्चा, जो इन पावर्स का बेस है ना, जो इन इंडिसेस का बेस है भैया, इसको हमें क्या करना है, हमें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स में बनाना होता है। सबसे पहली संख्या मेरे पास है 2 की पावर 3 गुणा, अब जैसे आप देखेंगे ये 9 है। अब 9 हमारा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसे प्राइम नंबर में बदलेंगे। आपको पता है 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चा, और उसकी पावर कितनी है 2 गुणा तीसरा 13 एक प्राइम नंबर है। यस सर ऐसे ही रहने दो। तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा, अब ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 4 गुणा 13 की पावर 1 मैं लिख सकता हूं। अगली संख्या मेरे पास क्या है, अगली संख्या है 2 की पावर 2, भाई 2 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2, ठीक है, दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं गुणा 19 की पावर 1, ये भी अभाज्य संख्या है, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि इसमें हमारी तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ भाई, 9 है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा 3 का स्क्वायर उसकी पावर 3, 13 एक अभाज्य संख्या है उसकी पावर 2, 19 एक अभाज्य संख्या है उसकी पावर 2। ये हो जाएगा 3 की पावर 6 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19 की पावर 2। सबसे पहला काम आपको
पावर्स वाली संख्याओं में यही करना है, नहीं करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अब क्या है, अब हमको चाहिए भाई साहब एलसीएम। क्या चाहिए? लघुत्तम समाप्त वर्त है। तो सबसे पहले देखो, यहां 2 की पावर 3 है, दूसरी वाली संख्या में 2 की पावर 2 है, और तीसरी वाली संख्या में तो 2 की पावर है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एलसीएम पूछेगा तो 2 की पावर मैक्सिमम को उठा लो, क्या आ जाएगी? 2 की पावर 3। फिर आ जाओ 3 की पावर 4, 3 की पावर यहां नहीं है, और 3 की पावर 6, इन दोनों में मैक्सिमम पावर को उठा लो। फिर आगे आ जाओ, फिर कह रहा 13 की पावर 1, 13 की पावर 2 और 13 की पावर 2। भाई तीनों में मैक्सिमम पावर 13 की कौन सी है? 13 की पावर 2। फिर आ जाओ, यहां तो सारी खत्म हो गई, 19 की पावर 1, 19 की पावर 2, बड़ी पावर को उठाना है तो 19 की पावर 2। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? 2 की पावर 3, इसने 9 की पावर में लिखा है, ठीक है हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, 13 की पावर 2, 19 की पावर 2, यही आंसर है। और कुछ आपने चेक ही नहीं करना। उसने क्या किया, इस 3 की पावर 6 को उसने 9 की पावर 3 लिखा है, नहीं तो आप देख लो भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर की पावर 3, 3 की पावर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, वही आ गया ना। तो कई बार सवाल थोड़ा सा इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, बताओ भाई। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आज ये उत्साह में आए होंगे, जोश में आए होंगे, भाई साहब 40 के 40 प्रैक्टिस सेट करूंगा। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस मतलब अपने अंदर एक इस डिटर्मिनेशन के साथ आए हैं कि बस ये 4 प्रैक्टिस सेट में रोज जुड़ना है। और बहुत सारे होंगे ऐसे बच्चे भी। मजा आता है, मतलब कई बार होता है कि जब हम कोर्स कर रहे होते हैं तो बोरियत सी आ जाती है ना, वही चीज कंटिन्यूअस में, लेकिन वो एक बहुत ही टफ आपका सफर होता है। उसको अगर आप एक बार निकल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट का क्या है, आपको रोज नए क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार क्या है, आपके पास पेन कॉपी भी नहीं है, तब भी आपको मजा आएगा। भाई हिंदी जैसा प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो तो जरूरी नहीं आपके पास कॉपी पेन हो, आप ऐसे भी कुछ भी कर रहे हैं तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप आराम से कर सकते हैं। मैथ्स के लिए हाँ, आपको एक रफ और एक पेन की जरूरत पड़ेगी अगर आप थोड़े से रनिंग फेज में हैं। जिस दिन आप ये 40 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, मैं कोई और सीरीज शुरू करूंगा ना, उस सीरीज में आपको शायद पेन कॉपी की जरूरत ना पड़े, लेकिन इसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स आपका होना चाहिए, ये बात श्योर है। आगे चलो, सवाल है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.3 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.3 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.3 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो। एलिगेशन मेथड लगाइए। क्या करना है? एलिगेशन। भाई उसने 2 तरह के चावल लिए, उसने क्या किया, 2 तरह के चावल लिए। एक चावल की कीमत थी 8.3, दूसरी तरह के चावल की कीमत थी 5.3। अब क्या किया उसने, इन 2 तरह के चावल को ना मिला दिया। हमेशा याद रखना, जब भी 2 तरह की चीजों को आपस में मिलाकर एक नई तरह की चीज बनाई जाए, ऑलवेज एलिगेशन मेथड यूज करना है। तो यहां पर उसने 2 तरह के चावल थे, एक की कीमत ये, दूसरे की कीमत ये, उसने दोनों को क्या किया, उसने दोनों को साथ में मिलाया है, और जो मिश्रण तैयार हुआ उसकी कीमत 6.3। अब मिश्रण का जो मूल्य है उसे क्या करना है, उसे सेंटर में रखना है। अब देखो, अब जो तीनों संख्या आप देख पा रहे हो बच्चा, तीनों संख्याओं में एक डेसिमल के बाद एक संख्या है, यहां भी और यहां भी, तो आप डेसिमल तीनों से हटा सकते हो। जब भी डेसिमल के साथ बराबर संख्या है तो आप डेसिमल को वहां से हटा सकते हो। अब आपके पास संख्या बची है भैया 83, 53, 63, आप घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 20 आएगा, और 63 में से 53 घटाएंगे तो आएगा 10। तो रेशियो क्या बन गया, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी कि उन चावलों को 1:2 में मिलाया जाएगा। इसमें 1:2 में। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुना हो जाती है, समान ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाए। नेचर है, और ये हर बच्चे को एक टाइम पर आकर फील होता है। भाई मान लो मैंने आज परसेंटेज पढ़ाया, फिर 1.5-2 महीने हो गए परसेंटेज को पढ़े पढ़े और हम पहुंच गए बहुत आगे,
तो फिर उस टाइम पर आपका तो क्लास कंटिन्यूएशन में वो है जो रेगुलर चल रही है, परसेंटेज को तो आपने मेरे साथ ही 1.5 महीने पहले पढ़ा था। तो फिर एक फील आने लगती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे का सब कुछ भूल गया मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जितना टाइम दिया जितनी मेहनत करी सब वेस्ट हो गई। दरअसल ये जो फील आती है एक्चुअल में आप भूले नहीं होते हो, ये होती है लैक ऑफ रिवीजन। फिर आप परसेंटेज का रिवीजन करने आते हो, फिर जो सबसे लास्ट का है फिर उसको देख के लगता है कि यार वो पिछड़ गया है। इन सब का सॉल्यूशन होता है प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे रिवाइज हो जाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि शुरू के 20 प्रैक्टिस सेट तो कम से कम शुरू के 20 प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें क्वेश्चंस रिपीट ना हो। आपको 20 प्रैक्टिस सेट में रोज 20 क्वेश्चन नए दिखें, और जो आज 20 क्वेश्चन दिखे हैं कल इनके जैसा रिपीटेशन क्वेश्चन ना मिले। अगर ऐसा हम सक्सेसफुल रहे तो 20 प्रैक्टिस सेट में मैं कह रहा हूं कंप्लीट रिवीजन आपका मैं करा दूंगा हर टाइप का क्वेश्चन। तो ये हम यहाँ पर लागू करने वाले हैं चीजें। धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो बताओ 8 गुना कितने वर्ष में होगी। बच्चा ऐसा क्वेश्चन आपका सीआई और एसआई दोनों में आता है। ये सवाल किसका है, ये सवाल आपका सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का है। सवाल ने कहा दोगुना, व्हाट डू यू मीन बाय दोगुना। दोगुने का मतलब होता है 2 की पावर 1। भाई कोई पैसा दोगुना है उसका मतलब क्या है 2 की पावर 1। और सवाल ने कहा ये 2 की पावर 1 जो है बच्चा ये 4 साल में हुआ है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। अब सवाल कहता है बताओ कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स। क्या बच्चा मैं 8 गुने को कुछ लिख सकता हूं भाई, 8 टाइम्स को क्या मैं 2 की पावर में लिख सकता हूं 8 को, यस। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब आप जानते हैं कि कोई पैसा कोई धनराशि 2 की पावर 1 हुई है 4 साल में, आपसे पूछा है 2 की पावर 3। ये पावर 3 को क्या करना है, जो 2 की पावर 1 का समय है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जवाब आ जाएगा 12 साल में। कितने वर्ष में बच्चे, 12 वर्ष में वो पैसा 8 गुना हो जाएगा। आपका स्कोर आज की क्लास के लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सवाल पे आइए, बताओ भाई इसका जवाब। एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप इसे 48 पर अगर 7 गुना पूछा तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा बच्चा। इस सवाल ही इसी पैटर्न पे बनते हैं। अगर उसने 2 गुना बोला है उसका समय दिया है तो जो आपसे पूछेगा वो 2 की ही कोई पावर होगी। अगर उसने 3 गुने का समय दिया है तो जो पूछेगा वो 3 की ही कोई पावर होगी। नहीं तो चीजें फिर चर्ट्स बन जाएंगी, है ना, फिर तो वो आपका रूट्स वगैरह में चली जाएंगी। कह रहा एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप उसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप खाली करने वाला भी जुड़ गया। कह रहा पहले 2 पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा गया और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले 3 पाइप है, तीनों को मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। अब जो तीसरा पाइप है वो 18 मिनट में खाली कर रहा है, तो जो खाली करने वाला पाइप है उसके सर पे हम माइनस का साइन लगाते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि इसकी क्षमता को नेगेटिव में रखना है, क्योंकि ये एम्प्टिंग पाइप है यानी कि खाली करने वाला है। पहला पाइप 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 48 मिनट में भर सकता है और तीसरा पाइप उसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। कितने में बचा, 18 मिनट में खाली कर सकता है, तो यहाँ 18 लिख दो। अब क्या करना है, अब तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। कोई बताएगा मुझे कि 18, 36 और 48 का एलसीएम कितना होता है। 144 होता है क्या भाई। 18, 36 और 144 का 18, 36 और 48 का एलसीएम 36 चौको 144, 48 दिया 144, 18 अट्ठे 144। यस, एलसीएम कितना हो जाएगा 144। हो गया ना।
अब आपको क्या करना है, 36 चौकू 144, 144 से 36 को भाग देना है 4 आ जाएगा, 144 से 48 को भाग देना है 3 आ जाएगा, 144 से 18 को भाग देना है 8 आ जाएगा। और सुनो, ये तीसरा पाइप हमारा खाली करने वाला था, तो इसकी एफिशिएंसी भी किस में होगी, इसकी एफिशिएंसी भी नेगेटिव में होगी। अब सवाल कहता है पहले दो पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा गया, पहले दो पाइप, तीसरा पाइप नहीं, पहले दो पाइप। तो पहले दो पाइप कौन से थे, ए और बी, और कितने मिनट के लिए रखा गया है खुला, भैया 16 मिनट के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों पाइप ने 16 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा? सर इनकी क्षमता से गुणा कर दो, 4 3 7, यानी कि 112 यूनिट। ये तो इन्होंने 16 मिनट में भर दिया होगा, पहले दो पाइप ने। अब सवाल ने बोला कि तीसरा पाइप भी खोल दिया, 16 मिनट के बाद तीसरा पाइप जब मैंने खोला तो अब तीनों पाइप ओपन है, ए बी और सी। तो अब इनकी क्षमता क्या हो जाएगी भैया, इसकी 4 है, इसकी 3 है, और इसकी माइनस का 8 है। तो 4 3 7 में से 8 गया, माइनस का 1। तो कभी भी अगर ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस में आए, इसका क्या मतलब होता है, कभी भी भाई यहां पर एबीसी की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, -1। बच्चे कभी भी ओवरऑल एफिशिएंसी अगर माइनस में आए तो इसका मतलब है कि टंकी खाली होने लगी है, आगे उससे आगे फर्दर वो भरी नहीं जाएगी। मतलब अगर ए और बी ने 16 मिनट में 112 यूनिट भरा है ना, तो ये -1 की जो क्षमता है ये 112 यूनिट ही खाली होना शुरू हो जाएगा। ये 112 यूनिट ही क्या होगा, खाली होना शुरू हो जाएगा। और कितने मिनट में हो जाएगा, 112 मिनट में। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, 144 में से 112 को माइनस करेंगे, 144 में से 112। भाई माइनस क्यों करना, क्योंकि जब 16 मिनट के बाद पाइप तीसरे को खोला गया तो भैया इनकी क्षमता -1 आई है, यानी कि टंकी में जितना पानी भी भरा गया अब उससे आगे भरा नहीं जाएगा, वही पानी अब खाली होना शुरू हो जाएगा। तो टंकी में तो 112 यूनिट भरा गया है, यानी कि 112 का 112 ही खाली होना शुरू हो जाएगा। तो 112/1 यानी कि 112 मिनट में पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी। इसीलिए सवाल ने पूछा भी था कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताओ, इसका जवाब बताओ। सवाल कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष, अब लेवल में आपके एग्जाम में जो लेवल आएगा ना, भाई आपके एग्जाम में मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेवल अच्छा होता है, उससे ज्यादा नहीं होते। हमेशा याद रखना 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट रहेंगे, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं क्या करूंगा, मैं इन 20 क्वेश्चन जो मैं रेगुलर आपको कराऊंगा, इनमें मैं अच्छे क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। असली एग्जाम में तो 3 से 4 आएंगे, मैं करूंगा 6 से 7, और धीरे 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 अच्छे क्वेश्चंस का लेवल हम 10 तक लेकर जाएंगे। आज तो मैंने भी 3 से 4 क्वेश्चन रखे हैं, कल एक क्वेश्चन और अच्छे लेवल का प्लस कर देंगे, फिर प्लस। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में 10 से 12 क्वेश्चन अच्छे लेवल के रखेंगे और केवल 7 से 8 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था जी। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 साल के बाद क्या होगी। बहुत सारे चीजें आप लगा सकते हो, आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो, आप रेशियो मेथड लगा सकते हो, आप इसमें GR गोल्डन रेशियो मेथड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप कहोगे सर अगर मैं 8% का फ्रैक्शन भी ले लूं, कितना आता है, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 बार। तो कह रहा है 2 साल बाद जनसंख्या और 2/25 की वृद्धि होती है, यानी कि पहली साल अगर शुरू में 25 थी तो लास्ट में कितनी हो जाएगी, पहली साल के 25 और 2 27।
दूसरे साल के शुरू में अगर 25 थी तो दूसरे साल के लास्ट में भी हो जाएगी 27। केवल उसने 2 साल बोला है। मल्टीप्लाई करेंगे 625 और मल्टीप्लाई करेंगे 729। यानी कि शुरुआत में अगर जनसंख्या 625 थी तो बाद में हो गई 729। कितनी हो गई बच्चा? 729। अब सवाल कहता है भैया शुरुआत में तो 45,000 थी। कितने? 45,000। तो 625 यूनिट का मान कितना? 45,000। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 45,000 बटा 625। तो 25 25 से हम 625, 25 एकम 25, 20, 25 अट्ठे 200, 0 0, 25 से जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50। तो फिर 729 की वैल्यू कितनी आएगी? 729 इंटू 72। आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। यूनिट डिजिट से भाई यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो 9 दूनी 18। यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट लास्ट में 8 आना चाहिए। यूनिट डिजिट ना तो यहाँ पर 8 है, ना यहाँ पर 8 है, ना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 729 को 72 में मल्टीप्लाई करोगे तो 52488 ही आपको मिलने वाला है। केवल इकाई के अंक से आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को संभव बना दिया। ओके, आगे बढ़ो। वेरी गुड। आप इसे फॉर्मूला से खुद, यार इतनी मेहनत तो आप करना, प्रो लेवल का बनना है आप लोगों को, ऐसे थोड़ी हल्के में नहीं जाना। मैं चाहता हूं जिस दिन आपका एग्जाम हो और जिस दिन आपका रिजल्ट आए, आप बोलो, कॉल करके बोलो, चाहे इंस्टाग्राम पे बोलो, चाहे कहीं से बोलो, लेकिन बोलो कि सर मैथ्स में बटे में से बटे नंबर आए हैं, आउट ऑफ आउट। हर बार ऐसा बोलते हैं बच्चे, तो रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता मैं अपना, आपसे भी मुझे उम्मीद है। जब 28735429 को 9 से विभाजित किया जाता है तो बताओ वास्तविक विभाजन किए बिना रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जामिनर कट टू कट बात कर रहा है। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल कट टू कट है। वो कह रहा है वास्तविक विभाजन का यूज मत करना, 9 का रूल लगाओ ना भाई, 9 का रूल लगाओ। और 9 का रूल क्या कहता है? अगर अंकों का योग सम ऑफ डिजिट 9 से कट गया तो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो आपको क्या करना है? अंकों का योग करना है पहले। तो पहले क्या करो बच्चे? सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ कहेंगे 2 और 8 10, 7 17, 3 20, 5 25, 4 29, 2 31, 31 और 9 40। यानी कि इनके अंकों का योग आ गया 40। अब आप क्या करो? 40 को भाग दो 9 से, तो 9 चौको 36, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। बस यही आपसे वो पूछ रहा है। आपको वैसे भाग नहीं देना, इस तरीके से पूरी संख्या लिखो और फिर भाग करोगे ना, कोई जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट करना है और उसी सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड कर देना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका उत्तर है। चले आगे। वेरी गुड। कह रहा 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा। अनिल और विशु की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। चलो करिए, थोड़ा थोड़ा समय हम आपको देंगे। वर्तमान आयु का रेशो क्या होगा जी? देखो, सबसे पहले आप क्या ये क्रॉस मेथड से कर सकते हो। देखो, आप में से वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या जो पहले कहीं कर चुके हैं, मुझसे ही पहले कर चुके हैं, दोबारा जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप YouTube पर इस क्लास के बाद है, जब भी आपके पास टाइम हो तो YouTube पर सर्च करना रामबाण सीरीज, RAMBAN, रामबाण सीरीज लिखना और आगे लिख देना मैथ्स। आपको बच्चा 13-14 क्लास ऐसी मिलेंगी जिनमें मैंने वो स्पेशल टॉपिक्स कराए हुए हैं, तो बहुत डिटेल में कराए हैं उन टॉपिक्स को, मतलब उनके नसों में घुस गए हैं। उन टॉपिक के एक टॉपिक उठाया, बिल्कुल डिटेल में चले गए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, और ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होंगे। जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम पर मैं लगभग 8 से 10 टॉपिक और कराऊंगा और उनको इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में ऐड कराऊंगा मैं टॉपिक्स को। तो जब भी आपको टाइम मिले, एक टॉपिक उठाया, उसको देख लिया, तो ये वो टॉपिक है जिनसे हर बार
बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 साल पहले अनिल और विशु की आयु का रेशो। पहला रेशो भाई दो लोग हैं, एक है अनिल एक है विशु। पहला अनुपात कितना है 5:12 का। दूसरा अनुपात लिखो, फिर दूसरा रेशो कितना है 10:17 का। अब जो असली काम है वो काम तो अब है आपका। जब भी आप क्रॉस मेथड रूल लगा रहे हैं तो यहां पर देखो, ये है 12 साल पहले और दूसरा जो अनुपात है वो 8 वर्ष बाद का है। तो आपको क्या करना है, इनका अंतर यानी कि डिफरेंस लेना है। बच्चे यहां पर अंतर किस किस का, पहले और बाद का। आपको मैंने सिखाया है कि पहले और बाद का डिफरेंस कभी भी लेना हो तो वो क्या होता है, वो ऐड होता है, जुड़ता है। तो 12 साल पहले और 8 साल बाद का डिफरेंस अंतर प्लस कर दो, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये आएगा 12 और 8 20। 20 यहां भी लिखो और 20 यहां भी लिखो, दोनों जगह आपने 20 लिख के अब क्रॉस मेथड लगा दो। भाई 17 की 5 में गुणा करेंगे आएगा 85, 10 की 12 में गुणा करेंगे आएगा 120 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 धाम 200 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 17 दूनी 34 340 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 140। तो ऊपर का जो डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। तो 35 यूनिट का मतलब 140, एक यूनिट का मतलब आएगा 35 चौको 140। एक यूनिट कितना आ गया 4। आपसे कह रहा है वर्तमान आयु का रेशियो। बच्चे जो भी यहाँ एक यूनिट की वैल्यू आती है उससे हम ऊपर वाला रेशियो निकालते हैं। तो 5 चौके 20 और 12 चौक 48। तो जो ये 20 और 48 एज आई है अनिल और विशु की, ये कितने साल पहले की एज है। आपको पता है सर ये तो 12 साल पहले की उम्र निकाली, क्योंकि 12 साल पहले ही वो रेशियो 5:12 का था। 12 साल पहले ही रेशियो 5:12 का था। तो एक यूनिट 4, तो 5 और 12 की जो वैल्यू निकाली ये 12 साल पहली उम्र है। अगर हमें वर्तमान उम्र निकालनी है बच्चा तो इसमें भी 12 प्लस करो और इसमें भी 12 प्लस करो, तो ये आपकी वर्तमान उम्र आ जाएगी, यानी कि इसकी 32 और इसकी 60। बस इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा है 32 और 60 का। तो ये कितना जाएगा, 4 से जाएगा, 4 8 32 और 4 से जाएगा 15 बाद, यानी कि आपका जो रेशियो है वो 8 15। ऑप्शन नंबर बी स्टार लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं एसएससी जीडी का तो फेवरेट है, बिल्कुल फेवरेट है। पिछले 5 साल से तो मैं देख रहा हूं हर बार वो क्रॉस मेथड पे एज वाला क्वेश्चन पूछता है, हर बार। आगे चले, चलो नेक्स्ट बताओ भाई। अगर दो डिस्काउंट आपके पास है तो प्रभावी दर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और यहां माइनस का साइन होता है ए गुणा बी बटा 100। ए प्लस बी और माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो बच्चे यहां पर आप कहेंगे 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटा 100। तो ये आ जाएगा 25 चौके 100, 4 पंजे 20, तो 25 और 20 45 माइनस 5, ये आ जाएगा 40। इफेक्टिव रेट कितना आ गया 40 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हालांकि इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। आप अगर थोड़ा सोचो कि जो डिस्काउंट होता है, जैसे ये 20 और 25 45 है, तो इनका जो डिस्काउंट होगा इफेक्टिव वो इन दोनों के योग से कम होगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भैया A% और B% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, अब इनका इफेक्टिव रेट बताओ। तो आपको क्या सोचना है कि जो इनका इफेक्टिव रेट है डिस्काउंट का वो इन दोनों के योग से कम होगा। 10% 10% का कहूं तो 10 और 10 20% से कम होगा। ऐसे ही अगर आप सोचते कि भैया इनका प्रभावी दर पूछी है तो 20 और 25 45% से कम ही होगा इफेक्टिव रेट। तो 45% एग्जैक्ट भी नहीं होगा, 50% तो ज्यादा हो गया, 60% भी ज्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर बी। शायद ही आपको 3 या 4 सेकंड लगते अगर इस तरीके से हम सोचेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ऐसे चलो इस पे आ जाओ। एक कंपनी
सवाल है, एक कंपनी में यदि 40 कर्मचारी 4 दिन में 50 बैग बना सकते हैं तो 24 कर्मचारी 8 दिन में कितने बैग बनाएंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या जवाब है इसका? भैया यहाँ पर हमें M1 D1 H1 बटा W1 MDH वाला लगाना है। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। बच्चा यहाँ पर M1 यानी कि 40 कर्मचारी कितने दिन में? 4 दिन में। H1 यानी कि H का मतलब होता है कितने घंटे प्रतिदिन, तो यहाँ पर तो वो दिया ही नहीं हमें कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और अगर ऐसा है तो इस फॉर्मूले की यही तो खासियत है, फिर हम H को दोनों तरफ से हटा देंगे। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, उसने नहीं बताया कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो हटा दो, H को लेना ही नहीं। तो बटा W1 काम कितना किया? 50 बैग बनाए बराबर M2 यानी कि 24 कर्मचारी 8 दिन में, D2 8 दिन में कितने बैग बनाएंगे? W2 आपसे पूछा है। बच्चे कैलकुलेट करो इसे, 0 से 0 गया, ये जाएगा 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा 4 6 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और उसकी 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, यानी कि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। करेक्ट नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में इंग्लिश में क्या नाम बोलते हैं? जो धारा की दिशा होती है उसको बोलते हैं बच्चा इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, और हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह भी बोल देते हैं, अनुकूल भी बोल देते हैं, कई सारे नाम होते हैं हिंदी में। तो कह रहा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, जबकि धारा के विपरीत दिशा में अपोजिट इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल भी बोल देते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह भी बोल देते हैं, कई सारे नाम है। विपरीत दिशा में समान दूरी यानी कि वही 55 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में, तो नाव की चाल। अच्छा मुझे बताओ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यस, तो अगर मैं धारा की दिशा में आपसे कहूं चाल कितनी है, तो भैया धारा की दिशा में हमेशा नाव की चाल और धारा की चाल, दोनों की चाल ऐड होती है, जोड़े जाती है। नाव की चाल को अगर मैं B नाम देता हूं और धारा की चाल को अगर मैं W नाम देता हूं, तो धारा की दिशा में जो चाल होगी वो B प्लस W होगी, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 55 बटे 5 यानी कि आ जाएगा 11। अब कह रहा है विपरीत दिशा में, भैया अपोजिट डायरेक्शन में तो चीजें घटती हैं, यानी कि जो चाल होगी वो B माइनस W होगी, और चाल बराबर दूरी, वो तो समान दूरी वही 55 किलोमीटर की, लेकिन समय लगा है 11 घंटे, 11 पंजे 55। अब आपको पता है अगर आपके पास B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू दोनों है, आपके पास B प्लस डब्ल्यू B माइनस डब्ल्यू दोनों है, आपको अगर B की वैल्यू चाहिए, नाव की चाल चाहिए, तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 16 बटा 2 यानी कि 8। और अगर आपसे कहेगा W की वैल्यू जिसके साथ एक प्लस और एक माइनस लगा हुआ है, तो हमेशा याद रखना बड़े में से छोटा माइनस करना है और 2 से भाग करना है, तो ये आ जाएगा आपका 6 बटा 2 यानी कि 3। आपसे उसने क्या पूछा? नाव की चाल, और वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको ये वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो एडिशनल में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे चलो। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? कह रहा है भैया 110 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 120 और 130 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, एक ही दिशा, सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति सेम डायरेक्शन में क्या होती है? घटती है, घटती है। कह रहा पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा, रोज प्रिंटेबल पीडीएफ। फिर भैया उसके लिए आपको कुछ करना होगा, है ना? उसके लिए फिर आपको कुछ देना होगा। क्या? जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो एक मिठाई का डिब्बा रिश्वत के तौर पे देना होगा आपको।
तो फिर मैं प्रिंटेबल पीडीएफ करा दूं रोज। अगर ये डील पक्की करते हो तो फिर हम भी कुछ मेहनत करें भाई, हमारा भी तो मिठाई के डिब्बे का लालच होना चाहिए ना। सम्मान समारोह में जब आओगे तो ये डील उस दिन फाइनल हो जाएगी, है ना? पक्का? ओके, चलो। कह रहा 110 मीटर 390 मीटर की लंबाई दो रेलगाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और एक की चाल, पहली वाली की चाल 120 है, दूसरे वाली की 130 है, यानी कि 390 वाली ट्रेन पीछे चल रही है। ये 390 मीटर की है और जिसकी स्पीड कितनी है बच्चा, 130 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन आगे थोड़ी सी आगे चल रही है जिसकी चाल है 110 मीटर और इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है पीछे से आ रही तेज चाल वाली यानी कि 130 वाली जो है वो पीछे से आ रही है, उसकी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में उसे कितना समय लगने वाला है। तो यहां पर क्या करना है, डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और भैया चाहे रेलगाड़ी एक दिशा में जाए चाहे अपोजिट से आए, उनकी जो लंबाई है वो हमेशा ऐड होती है। क्या होती है? हमेशा ऐड। तो ये हो जाएगा 390 प्लस 110, 390 प्लस 110 बराबर, और सापेक्ष चाल एक ही दिशा में घटती है, 130 माइनस 120 और गुणा समय। तो ये हो जाएगा आपका 500 बराबर 10 गुणा टी। तो 0 से 0 गया, टी आ जाएगा कितना? टी आ जाएगा आपका 50। ये मीटर है ना, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई। ये मीटर है, इसको किलोमीटर पर आवर को फिर 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि हमने लंबाई को मीटर में लिया है। क्या किया? मीटर में लिया है लंबाई को। तो भैया फिर इसको हमें किलोमीटर पर आवर जो है ना चाल, उसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, गुणा 5/18 गुणा टी। ठीक है, अब हमारा समय सेकंड में आएगा। 0 से 0 गया, 5 धाम 50 और 18 धाम 180, तो टी कितना आ जाएगा? 180 सेकंड। लेकिन उसने मिनट में पूछा है तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो ये आ जाएगा 3 मिनट। कितना आ जाएगा भाई? 3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है और वह क्रम से 6 किलोमीटर और 5 की रफ्तार से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट भी मैंने रामबाण सीरीज में कराया है और वहां मैंने स्पेशल आपको बताया कि चोर पुलिस वाले सवालों में आपसे कुछ भी पूछे, 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से कुछ भी पूछे, आपको सबसे पहले निकालना है कि वो पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। ये आपको निकालना है सबसे पहले। तो आपको पता है कि भैया ये पुलिस वाले भाई साहब हैं, ये पुलिस वाले भाई साहब हैं, इनसे 150 मीटर आगे कौन है? इनसे 150 मीटर आगे ड्रोन वाले चोर हैं जो आजकल चल रहा है ना, ड्रोन। आधे लोग तो मजे लेने के लिए कबूतर के पैर में लाइट बांध के उड़ा रहे हैं रात को। से क्यों कर रहे हो भाई? क्यों अफवाह उड़ा रहे हो? कुछ तो चीजें असलियत में है, कुछ चीजें लोगों के द्वारा बनाई जा रही है ना, तो परेशानी तो फिर गांव वालों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में कोई जो चोर नहीं है और रात में वो भटक के किसी गांव में घुस गया, भाई उसकी जो मालिश होती है ना, वो राम जाने या वही व्यक्ति जाने। अब जो पुलिस वाला है वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है और जो अनजान है, अनजान कह रहा हूं, जो चोर भाई साहब हैं, ड्रोन वाले भाई साहब हैं, वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे हैं। सबसे पहले निकालना है डीएसटी का रूल लगाकर, डीएसटी यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कितने समय में वो पकड़ा जाएगा। भाई 150 मीटर है और सापेक्ष चाल तो सेम डायरेक्शन में घटती है और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो ये जाएगा 5 से जाएगा 30 बार, तो 30 बराबर, ये तो 1 है, 1/18 गुणा टी। तो 18 की 30 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 × 54 यानी कि 540 सेकंड।
540 सेकंड में वो पकड़ा जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है, किसको? पुलिस वाले को। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। भैया वो पकड़ कितने समय में लेगा? 540 सेकंड में। गुणा कर दो बस भाई, गुणा कर दो डीएसटी का रूल लगाकर। दोबारा से स्पीड पुलिस वाले की कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करो। समय कितना निकाला? 540 सेकंड। 18 × 54, ये आ जाएगा 900 मीटर। भाई 6 पंजे 30, 30 × 30 यानी कि 900 मीटर के बाद पुलिस वाला उस ड्रोन वाले चोर को पकड़ लेगा। आगे बढ़ो। इसका वॉल्यूम, आयतन क्या होगा? कई बार सवाल में हमको ये स्पष्ट नहीं करता है कि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो फिर हम ऐसे केस में उसे टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। कितना होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 1728। भाई 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 5 6 8 48, 4 6 8 48। अब ये a² है। अब 288 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 144। भाई 288 को क्या मैं 2 गुणा 144 लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकते हैं। क्यों लिखा सर? क्योंकि जब मैं यहां से a बराबर अंडर रूट में निकालूंगा ना 2 गुणा 144, तो मुझे 144 एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चे 144 का होता है 12 और ये होता है √2। तो आपको उस घन की साइड यानी कि भुजा मिल गई। आपसे कह रहा है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी कि 12√2 का होल क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। भाई 12 का क्यूब होता है 1728। यस। और √2 का क्यूब क्या होता है? देखो, √a का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको a मिलता है, और अगर √a का घन करते हो, क्यूब करते हो, तो आपको a√a मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है आपको? a√a। तो यहाँ √2 का क्यूब करोगे तो मिलेगा 2√2। 1728 दूनी कितना होता है? 3456 और √2। क्या आंसर आएगा आपका? 3456 √2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं बच्चा, तो आपके फॉर्मूलेज पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेंसुरेशन के 2D 3D के फॉर्मूले अच्छे प्रिंट में आपको मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा, और ये मैंने अपने टेलीग्राम कह रहा हूँ, टेलीग्राम तो नहीं है, इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाले हुए हैं, है ना? तो जो लोग चलाते हैं वो वहां से जाकर देख भी सकते हैं। लगभग 10-12 पेज के हैं वो भी लास्ट टाइम जब जीडी का पेपर हुआ था उस टाइम पे डाले थे वो। कह रहा है यदि 1875 की राशि 4 वर्षों में 2625 हो जाती है तो उस ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 24,000 की राशि कितनी हो जाएगी? सबसे पहले ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज है ये। तो आपको पता है 1875 का मूलधन है, ये 2625 हो गया। ये 2625 मतलब मिश्र धन है, ये अमाउंट हो गया है। तो बच्चा इसने 4 साल में, ये 4 साल में है, तो भैया टोटल ब्याज कितना मिला है? ब्याज 0, 12 में से 7 गया 5, 5 में 15 में से 8 गया 7। ठीक है, तो ये आपका 750 रुपए, 750 रुपए का ब्याज है। इसका है 750 रुपए का तो ब्याज है। ठीक है भैया, अब 750 का ब्याज किस पर मिला? 1875 पर। तो आप ब्याज को परसेंट में बताओ, परसेंट में ब्याज कितना है? आप कहेंगे सर 750 बटा मूलधन कितना है? 1875 और गुणा 100। तो 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 7 5 12, 25 पंजे 125, 75 धाम 750 और 10 चौको 40। साधारण ब्याज जो है वो आपका 40% की दर, 40% का रेट नहीं है बच्चा,
ये आपका ब्याज है, वो भी परसेंट में। मैंने 750 को परसेंट में निकाला तो मुझे 40% मिला। और कितने साल में? 4 साल में। यानी कि 4 वर्ष में आपको 40% ब्याज मिला है। तो भैया 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 4 से काटेंगे 10%। और जिसने बहुत डिटेल में SICI को पढ़ा है वो ये जानता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर होती है। अब कह रहा 9 साल में 24,000 की राशि कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले बताओ 9 साल में 10% के रेट से ब्याज कितना हो जाएगा? सर 90%। कितना हो जाएगा? 90%। तो 24,000 का 90% निकाल दो भाई। या तो आप फॉर्मूला लगा लेना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। 24 निम्मा 216, यानी कि 21,600 रुपए का तो ब्याज हो जाएगा। और उसने मिश्र धन पूछा है तो 24,000 में 21,600 आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा? लास्ट में तो 600 आएगा, लास्ट में 600 आएगा। और 24 और 21 कितना होता है आपका? 45। ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा सही है। 45,600 रुपए आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। आगे बढ़ो। कि 3 वर्गों का औसत 80, 75 और 90 है एवरेज। तो सभी का एवरेज क्या होगा? औसत बराबर होता है योग गुणा संख्या। यानी कि 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 80, 45 का औसत है 75 और 50 का औसत है 90। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका योग निकालेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करो, संख्या का अनुपात ले लो, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसीलिए जो 30, 45 और 50 संख्या है, मैं इनका रेशियो ले रहा हूं 6, 9 और 10। और जो एवरेज है उसको एज इट इज लिख लो। तो कितना है भैया? 80, 75 और 90। अब क्या करो, अब इनका सम यानी कि योग निकाल दो। तो ये जाएगा मल्टीप्लाई करके 480, ये मल्टीप्लाई करके 9 पंजे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, और ये मल्टीप्लाई करके 900। और फिर आप इन तीनों को जोड़कर कुल योग निकालेंगे। 5 7 8 15, 9 और 6 15, 4 19 और 1 20, 2055 योग आ गया। अब हम क्या करेंगे? कुल एवरेज निकालेंगे। तो 2055 और डिवाइडेड बाई कुल संख्या, क्या करेंगे? टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या। कुल संख्या जोड़ेंगे, 9 और 6 15 और 10 25, 25 से भाग कर देंगे, 5 पूरे 25, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 5 अट्ठे 40, 1 5 दूनी 10 और 82.2 कितना आ गया भैया? 82.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप संख्याओं की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते 30 की 80 में, 45 की 75, 50 की, तो संख्या बढ़ी चली जाती। ऐसे में क्या किया? नंबर का रेशियो ले लो, आपका एवरेज उतना ही आएगा जितना आना है। ये सवाल करिए, बताओ भाई। यहां पर इस सवाल में हम क्या करेंगे? नीचे से शुरू करेंगे, यहां से। तो 1 प्लस 7 अपॉन, और 1 माइनस 7 कितना आता है? माइनस का 6। कितना आएगा भैया? ये आएगा माइनस का 6। ये माइनस यहां आ जाएगा, 1 माइनस 7/6। तो 6 एकम 6, 6 में से 7 गया, माइनस का 1/6। यानी कि अब हमारा ये वाला पार्ट को सॉल्व करके क्या मिला? माइनस का 1/6। तो 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1/6, ये 6 ऊपर चला गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7। तो यहां से हमको सॉल्व करके क्या मिल गया? 7। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन और 7, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो सिंपल क्वेश्चन है, कितना आ गया? 0, कुछ बचा ही नहीं। मैं फिर से रिपीट करूं, आपने सबसे नीचे से शुरू किया, 1 में से 7 गया, -6। तो 1 प्लस 7 बटा -6, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। तो 1 माइनस 7 बटा 6 यानी कि माइनस का 1/6। तो अब क्या लिखा? 1 माइनस 1 ये लिखा, और इसको सॉल्व करके माइनस का 1/6 था, ये आ गया। ये 6 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 यानी कि 7।
फिर हमने 7 को यहाँ लेकर 1 - 1 यानी कि 0 हमने बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री शर्मा अपनी मासिक आय में से 24% घर के किराए पर, 70% घर के खर्चे पर खर्च करते हैं और शेष जो उसके बाद बच गया वो कह रहा है यदि हर महीने उन्होंने 1200 रुपए की बचत की तो मासिक आय कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, ये भी मैंने आपको रामबाण सीरीज में कराए हैं बच्चा। जब भी किसी भी खर्चे से पहले, जैसे 24% घर का खर्चा, 70% और खर्चा, उससे पहले शेष वर्ड यानी कि रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो फिर जब हम कुल खर्च निकालते हैं तो टोटल परसेंटेज को जोड़ देते हैं, यानी कि 24 + 70, तो आप कहेंगे सर 94% का खर्चा है। अगर वो इस परसेंट से पहले रिमेनिंग यानी कि शेष वर्ड जोड़ता तो सवाल करने का और सवाल का मतलब ही बदल जाता। यहां ऐसा नहीं है, यहां परसेंटेज जुड़ जाएंगे क्योंकि उसने जो खर्चा जोड़ा है ये उसकी टोटल इनकम, कुल आय में से परसेंटेज जोड़ा है। तो अब अगर उसने 94% खर्च कर दिया तो भैया बचाया कितना होगा, 100 में से 94 घटा दो, सर उसने 6% बचाया होगा। और 6% की वैल्यू किसके बराबर है, 1200 के बराबर। तो 6 दूनी 12 यानी कि 1% की वैल्यू 200 के बराबर। तो भैया उसकी आय यानी कि इनकम यानी कि 100% कितना हो जाएगा, 2 के बाद 4 जीरो, 20,000 की उसकी इनकम हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था, इस पे आ जाओ। 8a² और 18/a⁴ का मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात। बच्चे a और b का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, आप कहेंगे √a। ये आज थोड़ा सा हमारा शुरू में टाइम लगा 10-15 मिनट, उसकी वजह से क्लास थोड़ी सी इतनी एक्स्ट्रा गई है, नहीं तो नॉर्मल क्लास आपकी 50 मिनट के आसपास की रहेगी रेगुलर। तो भैया 8a² गुणा 18/a⁴ और उसका अंडर रूट। a² से ये कटेगा तो a² बचेगा क्योंकि a⁴ है, ये a⁴2 है। 18 × 8 = 144 बटा a²। अब 144 रूट से बाहर आएगा 12 और a² रूट से बाहर आएगा a, तो आंसर कितना आ गया, 12/a यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर चीजें एंड है। उस त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा की लंबाई एक तो 7 सेंटीमीटर है, एक 24 सेंटीमीटर है और एक 0.25 मीटर है। अब यहां पर आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा कि दो साइड तो मुझे उसने सेंटीमीटर में दी है, लेकिन जो तीसरी साइड है वो मीटर में है। और अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी। अब आपने जो साइड सामने देखी है बोर्ड पर, ये कहीं और भी आपने मेंसुरेशन में पढ़ी होंगी कि 7, 24, 25 तो भैया एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण हाइपोटेनस होती है। इनमें से कोई सी भी भुजा लिख दो, यहां 24 लिख दो, यहां 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की साइड होती है और इसका जो एरिया होता है वो 1/2 गुणा आधार गुणा परपेंडिकुलर यानी कि 7। तो 2 से जाएगा 12 बार और 12 सत्ते 84, यानी कि एरिया हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, कल की क्लास से मैं कुछ ऐसा भी करना शुरू करूंगा कि कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज वगैरह की शीट भी मैं बोर्ड पर लगा कर लाऊंगा, जैसे परसेंटेज की शीट हो गई, जैसे मान लो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट की शीट ले आए, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह धीरे धीरे आपको रिवीजन के लिए कल से हम शुरू करेंगे वो चीज। ठीक है, तो ये होमवर्क है बच्चा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कैसी रही क्लास ये भी बताना है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।